नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस खूबसूरत नावल की आखिरी किस्त आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन ऑन कर लें, ताकि इस सफ़र के मुकम्मल होते ही शुरू होने वाली हमारी बिल्कुल नया और शानदार नावल मान लकीरां दा का कोई भी हिस्सा आपसे मिस ना हो। आपकी यही छोटी सी मोहब्बत और सब्सक्राइब हमारी दिन रात की मेहनत का बेहतरीन इनाम है। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज की ये आखिरी किस्त। हीर ने स्टूल पर बैठकर हंटर की जानिब देखते हुए लंबा सांस खींचा, जिसे अभी तक होश नहीं आया था। बस भी करो हंटर, अब उठ भी जाओ यार, इतना टाइम हो गया है, तुमने अपनी ये आंखें नहीं खोली। तुम थके नहीं हो इतना सो सो कर? वो उसके चेहरे की जानिब देखते हुए बोली, जो पीला जर्द पड़ा हुआ था। जब सामने से सिर्फ खामोशी मिली तो उसकी आंखें भीगने लगीं। उसने हंटर की कंडीशन के बारे में यावर से बात की, जिसने उसे यकीन दिलाया था कि वो जल्द ही सेहतियाब हो जाएगा। मैम, अब आपको वापस अपने रूम में चलना चाहिए। नर्स जो उसके बराबर खड़ी थी वो उससे मुखातिब होकर बोली, तो वो एक आखिरी नज़र हंटर पर डालकर उठ के नर्स का सहारा लेकर अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। थैंक यू सो मच। जब उस नर्स ने हीर को बेड पर लेटने में मदद की तो वो मशकूर लहजे में बोली, शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। वैसे भी ताज़ा हवा सेहत के लिए अच्छी होती है और मुझे उम्मीद है मिस्टर हंटर भी जल्द ठीक हो जाएंगे। नर्स के तसल्ली देने पर हीर ने इस बात में सर हिलाया। उसे होश में आए 6 दिन हो चुके थे और इन दिनों उसके जख्म भी काफ़ी हद तक भर चुके थे। क्या हसाम यहाँ मुझसे मिलने आए थे? वो उम्मीद से पूछने लगी। नहीं मिस, हसाम सर नहीं आए। उसके बताने पर हीर को तकलीफ हुई, क्योंकि वो इस दिन के बाद उससे मिलने नहीं आया था जिस दिन हीर को होश आया था। उसने हर पल उसकी राह तकते हुए गुजारा था, मगर वो नहीं आया था। मैं कुछ किताबें यहाँ रख कर जा रही हूँ, अगर आप बोरियत महसूस करें तो ये पढ़ सकती हैं। नर्स ने कुछ किताबें टेबल पर रखते हुए कहा और फिर वहां से चली गई। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और वहां से ही शाल और दारिका कमरे में दाखिल हुई। अब हमारी प्रिंसेस कैसी है? दारिका ने एक सोफे पर बैठते हुए पूछा। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, खास करके आज की सैर ने काफी रूह को ताज़ियत दी है। वो नरमी से बोली। उसने जानबूझकर हंटर का नाम नहीं बताया, क्योंकि वो हंटर और रॉयल्स के दरमियान दुश्मनी से बखूबी वाकिफ थी, लेकिन शायद वो ये भूल गई थी कि वो खुद भी रॉयल ही है। खैर, भूला तब जाता है जब याद हो, और वो तो जहांजीब के साथ हुई लैपटॉप पर छोटी सी मुलाकात को ही झूठ समझ रही थी। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा कप केक्स लाई हूँ। इशाल ने बॉक्स हीर की जानिब बढ़ाते हुए कहा, जो वो खुशी से पकड़ गई। तुम ग्रेट हो इशाल, कसम से मैं उकता गई थी हॉस्पिटल का खाना खा खा कर। वो बॉक्स से एक केक निकाल कर उसको खाते हुए मज़े से बोली। हीर, तुम ठीक नहीं हो? दारिका ने सवाल की जगह एतमाद भरे लहजे में कहा। क्या? इशाल ने ना समझी से पूछा, जबकि हीर भी तजस्सुस से उसे देखने लगी। हीर को कोई बात परेशान कर रही है। ये खुश है, लेकिन ये खुशी उसकी आंखों से नहीं छलक रही। दारिका, जो तब से खामोशी से बैठकर हीर का मुआयना कर रही थी, संजीदगी से बोली, तो इशाल ने भी गौर से हीर की जानिब देखा, जिसकी आंखों में उदासी नुमाया थी। क्या हुआ है हीर? इशाल भी फिक्रमंदी से पूछने लगी। कुछ भी गलत नहीं है यार, बस इस बेड पर लेट लेट कर थक गई हूँ। वो कंधे उचकाते हुए बोली। तो इशाल और दारिका ने एक दूसरे की जानिब देखा। शायद वो अपने बाबा को लेकर परेशान हो, लेकिन वो इस बात का जिक्र उसके सामने नहीं कर सकती थी, क्योंकि जहाज़ेब की जानिब से सख्ती से ऑर्डर्स थे कि हीर के सामने उनका कोई जिक्र ना करे। हीर, फिर मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? तुम हमें बता सकती हो। इशाल ने बात को खींचा, शायद हीर खुद ही अपने बाबा का जिक्र कर ले। ओके, जब से मुझे होश आया है हसाम उसके बाद मेरे पास नहीं आया। अब तुम लोग बताओ क्या चल रहा है, कहाँ है वो, क्यों नहीं आ रहा? वो एकदम सवाल पर सवाल करने लगी। कुछ भी नहीं है हीर, हसाम सिर्फ काम में बिजी है और तो कोई बात नहीं। झूठ? तुम झूठ बोल रही हो। सच बताओ ईशान, मुझसे मिलने आए हैं सबके सब, लेकिन वो नहीं आ रहा। हीर ने बेबसी से कहा। तुमसे बॉस भी मिलने आए हैं? दारिका ने चौंक कर पूछा। नहीं, वो क्यों आएंगे, मैं तो मामूली सी गुलाम हूँ, बॉस थोड़ी मुलाजमों से मिलते हैं। वो पथरीले लहजे में बोली। तो दारिका और इशाल ने हैरत से उसकी जानिब देखा।
हीर कुछ भी मत बोलो, तुम तो उनकी ही। शट अप, वो ऊंचे लहजे में बोली तो उन दोनों को शौक में देखकर वो संभल कर बोलने लगी। सॉरी, प्लीज बताओ ना, हसाम क्यों नहीं आ रहा? हीर, हसाम कुछ कामों में मसरूफ है। ओ, तो माफिया की दुनिया में राज करना मुझसे ज्यादा जरूरी है? वो खुश्क सा कहकहा लगा कर बोली। माफिया? इशाल ने ना समझी से पूछा। क्यों, अपने पेशे को भूल गई हो तुम भी? तो इसी चक्कर में लाया गया है मुझे यहाँ। ये कहते हुए अचानक से उसकी आंखें नम होने लगीं। हीर, तुम क्या बोल रही हो? कुछ नहीं बोल रही, प्लीज जाओ यहाँ से। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। वो लेटकर अपने ऊपर लिहाफ लेते हुए बोली। तो दारिका ने फिक्रमंदी से इशाल की जानिब देखा। हीर, हसाम जल्द आ जाएगा तुम्हारे पास। प्लीज रो कर अपनी तबीयत खराब मत करो। इशाल, प्लीज जाओ। उसने एक एक लफ्ज चबा कर कहा। तो वो ना चाहते हुए भी भारी कदमों के साथ दारिका के साथ बाहर निकल गई। हीर ने ऐसा क्यों कहा? हसाम माफिया की ड्यूटी निभा रहा है। दारिका ने बाहर निकलते ही अचंभे से पूछा। यही तो मुझे भी। अभी इशाल बोलने ही लगी थी, उसकी निगाह सामने से आते हाजिक पर पड़ी, जो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। दारिका, प्लीज तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं बस अभी आई। वो अपनी गाड़ी की चाबी उसकी जानिब बढ़ा कर बगैर उसे सुने आगे की जानिब बढ़ गई। लेकिन यार, ये माफिया। जब उसने देखा इशाल उसे नहीं सुन रही और काफी दूर चली गई है, तो वो नाम में सर हिलाकर आगे की जानिब बढ़ गई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ईशान ने जब हाजिक को अपने ऑफिस की जानिब जाते देखा तो उसके बराबर आकर पूछने लगी, मगर वो नजरअंदाज करके लेफ्ट टर्न ले गया। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जब उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया, तब वो उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसे जोर से दीवार के साथ लगाती हुई बोली। तो वो सर्द निगाहों से उसके हाथ को, जिसमें उसकी शर्ट थी, फिर उसकी आंखों में देखने लगा, जिस पर इशाल के दिल ने एक बीट मिस की। अपनी हद में रहो। वो उसके हाथ को अपनी शर्ट से झटकते हुए गुर्राया और दो मजीद कदम चलकर अपने ऑफिस में दाखिल हो गया। अगर ना रहूं तो? वो भी ऑफिस में दाखिल होकर तरकीबा तरकी बोली। तो मुझे हद याद दिलानी आती है। वो उसे जोर से दीवार के साथ लगाकर जहरखंद लहजे में बोला। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? क्यों कर रहे हो ये सब? वो जो गुस्से में पूछने वाली थी, आखिरी अल्फाज पर उसके लहजे में नमी आ समोई। क्या कर रहा हूं मैं? वो उससे दूर होकर अपनी ऑफिस चेयर पर जाकर बैठ गया। ये सब इग्नोर क्यों कर रहे हो? वो नम आंखों से उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगी, क्योंकि वो जब से वापस आई थी, हाजिक उससे अजनबियत वाला रवैया रखे हुए था, जो देखकर उसे तकलीफ हो रही थी, और आज तो उसकी बर्दाश्त ही खत्म हो गई थी। मैं क्यों करूंगा? मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? जाओ तुम यहाँ से। वो लैपटॉप ओपन करते हुए सफाकी से बोला। फाइन, मैं इन कमजोर लड़कियों जैसी नहीं हूँ जिन्हें मोहब्बत के लिए गिड़गिड़ाना पड़े। अगर तुम यही करने वाले हो ना तो ठीक है। वो अचानक से उसके करीब आकर उसका लैपटॉप जोर से बंद करके एक एक लफ्ज चबा कर बोली, जबकि आंसू उसकी आंखों से निकलकर उसके गालों पर बिखरने लगे। जब उसने उसकी जानिब से कोई हलचल महसूस नहीं की, तो इशाल ने टेबल पर पड़े लैंप को जोर से जमीन पर पटक दिया। मैंने कहा फाइन। वो गुस्से से आग बगोला होकर कहती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। इससे पहले वो निकल जाती, वो उसका बाजू थाम कर रोक गया। मेरा जो ये इतना नुकसान किया है, इसका क्या? इसकी भरपाई कौन करेगा? वो जमीन पर टूटे हुए लैंप की जानिब इशारा करते हुए बोला। तो इशाल ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा कि इस वक्त भी उसे उससे ज्यादा इस लैंप की पड़ी हुई है। इसकी भरपाई तो मैं कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से जो मेरे दिल में दर्द उठ रहा है, उसका क्या? उसकी भरपाई कर सकते हो तुम? वो अपना बाजू छुड़ाकर अपनी पॉकेट से ब्लैंक कार्ड निकाल कर उसके टेबल पर फेंकते हुए बोली, मगर वो कुछ कहने की बजाय उसे देखने लगा, जो सेकंड्स में कितनी टूटी हुई लग रही थी। इससे जितने दिल करे उतने लैंप खरीद लेना। वो सुर्ख होती आंखों से कार्ड की जानिब इशारा करते हुए बोली। तुम तो इतने जालिम नहीं थे। जब उसकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो तकलीफ से कहकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। तुमने बना दिया है। वह उसे बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब करता हुआ बोला। मैंने? वो भीगी आंखों से नासमझी से पूछने लगी। हाँ तुमने ईशान, तुम वजह हो। तुमने मुझसे अभी पूछा, मैंने जो तुम्हारे दिल में दर्द जगा रहा हूँ उसकी भरपाई है? नहीं है मेरे पास। लेकिन जो तुमने मुझे अजियत देती रहती हो, तुम्हारे पास उसका हिसाब है। अगर तुम हिसाबों की बात करोगी ना मेरी जान, यकीन मानो खसारे में तुम ही रहोगी। वो उससे एक कदम दूर होकर बोला। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हारी तकलीफ या अजियत का बायस बने। वो सुलगते लहजे में बोली।
ओ सीरियसली? अभी तुम्हें खबर मिले मैं अगले ही पल मरने वाला हूँ। अभी वो बोल भी नहीं पाया था कि वो तड़प कर उसके मुंह पर अपना हाथ रख गई। देखो मेरा कहना ही तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तुमने सोचा है मुझ पर क्या गुजरी थी जब मुझे पता चला तुम्हारे जेट में बॉम्ब है? तुम्हें एहसास है मैं कितनी बार बेमौत मरा हूँ? वो उसका हाथ अपने मुंह से हटा कर कहने लगा। हाजिक? क्या हाजिक? हाँ बोलो, क्या हाजिक? वो हलक के बल चिल्लाया तो वो सहम कर उससे दूर हुई, क्योंकि आज तक वो सिर्फ मोहब्बतों वाला उसका रूप देखती आई थी और ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? तुम हमेशा बगैर सोचे समझे कुछ भी क्यों कर गुजरती हो? तुम्हें कुछ भी करते वक्त मेरा ख्याल नहीं आता? अगर मुझे कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? मेरे बगैर कैसे जिएगा? तुम्हें एहसास नहीं होता ना? तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं। वो आखिर में भरे हुए लहजे में बोला, क्योंकि ईशान हमेशा बगैर सोचे समझे अपनी जान मुश्किल में डाल देती थी। हाजिक मैं, तुम कहती हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। जिनसे मोहब्बत होती है उनकी फिक्र भी होती है, उनका ख्याल भी दिल में रहता है। तुम झूठ कहती हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है ईशाल। वो बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। तो ईशाल ने तकलीफ से उसकी जानिब देखा। जो कहना है कह लो, लेकिन प्लीज ये मत कहो कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मेरी लापरवाही का मेरी मोहब्बत से मुवाजना मत करो। प्लीज, खुदा गवाह है मैंने तुम्हें बहुत चाहा है। प्लीज, मैं जो करती हूँ वो मेरा बचपना है, उसकी सजा इतनी भी बड़ी मत दो। आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूंगी। उसकी जरूरत नहीं है, वो गुस्से से बोला। तो ईशान ने खौफ से उसकी जानिब देखा। क्या मतलब? प्लीज हाजिक, इतने भी पत्थर दिल मत बनो प्लीज। वो जो कुछ देर पहले कह रही थी मैं कमजोर लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो मोहब्बत के लिए गिड़गिड़ाई, अब अनजाने में खुद भी वही कर रही थी, क्योंकि मोहब्बत है ही ऐसा नशा, इंसान न चाहते हुए भी इसे पाने के लिए गिड़गिड़ाने की हद तक भी उतर आता है। इस खूबसूरत एहसास के आगे अना बेमायनी हो जाती है। हाँ तो तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ख्याल अब मैं खुद ब खुद ही रखूंगा, क्योंकि तुम कोई बेवकूफ़ी मत करो। उसके अल्फाज पर वो हैरत से उसे देखने लगी, तो हाजिक ने उसके करीब होकर उसकी आंखों से आंसू साफ किए। मतलब? तुम्हें अपने पास कैद करके? वो उसकी जानिब झुकता हुआ बोला। कैद? ऐसा कोई कैद खाना है ही नहीं जो ईशाल रॉयल को कैद कर सके। वो अपना रोना धोना भूल कर यकीन से बोली। निकाह से खूबसूरत कोई कैद खाना नहीं, और यकीन करो उसी के दो बोलों से मैं तुम्हें अपने पास हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लूंगा, और यहाँ से रिहाई सिर्फ मौत ही है। उसके अल्फाज पर ईशाल के गाल हया से दहकने लगे। ऐसे कैद खाने में रहना मेरी खुशकिस्मती है। आखिर कब कर रहे हो कैद? वो अपने पहले वाले कॉन्फिडेंस में आते पूछने लगी। बहुत जल्द, वो सुकून से बोला, और फिर टेबल से शाल का ब्लैंक कार्ड पकड़कर उसकी जानिब बढ़ाया। लैंप को छोड़ो, शादी की शॉपिंग करना शुरू करो। वो उसको कार्ड पकड़ाते हुए शोक लहजे में बोला, तो इशाल के लाल गुलाबी से गाल सुर्ख पड़ने लगे। कह तो ऐसे रहे जैसे शादी की बात कर चुके हो। वह अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरते हुए बोली, समझ लो हो गई है। बहुत जल्द बस रिश्ता भेज रहा हूँ। तुम दुल्हन बनने की तैयारी करो, मैं तुम्हें दुल्हन के लिबास में सजा संवरा देखने के लिए बेताब हूँ। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो वो शर्म से अपनी निगाहें झुका गई। इडियट! वो कहकर ऑफिस से बाहर भाग गई, जबकि उसका रोम रोम खुशी से महक रहा था। हीर उठ जाओ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो जो गहरी नींद सोई हुई थी, अपनी नर्स के अल्फाज पर उसकी आंखें झट से खुल गईं। कौन? हसाम? वो जल्दी से बैठकर यहाँ वहाँ देखते हुए पूछने लगी। हम कल आपको डिस्चार्ज किया जाना था, मगर हसाम सर ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है आपको आज ही डिस्चार्ज किया जाए। बाहर आपके लिए एक गाड़ी इंतजार कर रही है। नर्स के इन्फॉर्म करने पर अपने आसपास किसी को ना पाकर उसे मायूसी हुई। फिर ख्याल आया हसाम ने एक दिन पहले डिस्चार्ज करवा दिया है, शायद इसलिए कोई यहाँ नहीं है। वह कपड़े बदलकर एक नज़र हंटर को देखने के बाद बाहर की जानिब बढ़ गई, जहाँ एक मर्सिडी और साथ 3 जीप्स उसका इंतजार कर रही थीं। वो गाड़ी में बैठकर वजदान साहब के मेंशन में चली गई, जहाँ एक मुलाजमा उसे अपने साथ लिए ऊपर वाले फ्लोर पर 3rd रूम में ले गई, जहाँ एक ड्रेस और उसके साथ रेड रोज पड़ा हुआ था, जिसके नीचे एक चिट थी। प्लीज ये पहन लो मेरी बम्बोला, मिस यू। उसने चिट पर लिखे अल्फाज को कई मर्तबा मुस्कुराते हुए दोहराया। फिर उसने गुलाब की पत्तियों को अपने हाथ की उंगलियों के पोरों से छुआ। उसके बाद वो इसे बेड पर रखकर वहां पड़ी ब्लैक फ्रॉक साथ कैपरी पकड़कर वॉशरूम में घुस गई, ताकि फ्रेश होकर तब्दील कर सके। कपड़े तब्दील करके ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर वो लाइट लाइट सा रेडी होकर बालकनी में जा खड़ी हुई, लेकिन हसाम का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो।
हसाम जो अभी रूम में दाखिल हुआ था, हीर को बालकनी में खड़े देखा तो वो भी इसकी जानिब बढ़कर उसे पुश्त से हग करते हुए बोला, फाइनली आ गई मेरी याद, कहाँ थे इतने दिन? वो रुख पलट कर उसे देखते हुए बोली, बस मसरूफ था कुछ काम में, प्लीज मेरी जान, सॉरी। वह मासूमियत से अपना कान पकड़ता हुआ बोला तो वो न चाहते हुए भी मुस्कुराने लगी, मतलब माफी मिल गई। क्या करूं, मेरा दिल बहुत बड़ा है। वो उसे तंग करते हुए बोली तो वो हंसते हुए नीचे झुककर उसकी पेशानी पर अपने लब रख गया। फिर उसने साइड टेबल का दराज खोला और उसमें से एक बॉक्स निकाला। उसमें से ब्रेसलेट निकाल कर हीर के बाजू में पहनाने लगा। मैं बहुत देर से तुम्हें ये पहनाना चाह रहा था, लेकिन हालात इजाजत नहीं दे रहे थे। वो नरमी से बोला, ये बहुत ब्यूटीफुल है हसाम। वो नीचे झुककर उसके ऊपर अपने लब रखते हुए बोली तो हसाम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। हीर, तुम बिल्कुल चमकते हुए चांद की तरह हो जिसने मेरी दुनिया में आकर उसे मजीद रोशन कर दिया है। वो उसे अपनी बाहों में भरता हुआ बोला तो हीर के खुशी से गाल दहकने लगे। तुम सभी ऐसे ही हो, बहुत स्पेशल हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ, तुम मुझे मुकम्मल करते हो हसाम वजदान। थैंक गॉड वो भयानक वक्त गुजर गया, अब मैं तुम्हारे साथ बगैर किसी खौफ के रह सकती हूँ। वो उसके सीने पर अपना सर रखती हुई बोली, लेकिन हीर, हमारी जिंदगी खतरे और खौफ के गिर्द ही घूमती है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये हकीकत है और तुम इस दुनिया के लिए नहीं बनी। हीर, तुम बहुत मासूम हो यार, ये दुनिया मासूमों के लिए नहीं है। हाँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे साथ मैं यहाँ रह लूंगी। वह कंधे उचकाते हुए बोली, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, पता है। वो लम्हा मेरे लिए कितना खौफनाक था जब तुम गाड़ी में मेरे बाजुओं में ही तकरीबन बेहोश हो गई थी। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है हीर। मैं चाहता हूँ तुम क्या चाहते हो हसाम, साफ साफ अल्फाज में कहो ना। तुम मुझे छोड़ना चाह रहे हो? वट, मैं बस कह रहा हूँ तुम। आई हेट यू। वो उसके अल्फाज मुकम्मल होने से पहले गुस्से से कहकर रूम से बाहर निकल गई, मगर वो उसका बाजू पकड़ गया। क्या बकवास कर रही हो, बात पूरी सुनी नहीं और ऐसे ही हाइपर हो रही हो। तुम्हें हो क्या गया है? मुझे ये खौफ मारे जा रहा था तुम मुझे छोड़ दोगे और तुम अभी वही कहने वाले हो। वो तकरीबन रोते हुए चिल्लाई, इस चीज से बेखबर के नीचे लोग मौजूद हैं। लेकिन तुमने मेरी बात मुकम्मल नहीं सुनी, मैं बस कह रहा था तुम पाकिस्तान चली जाओ। वाओ ग्रेट, इनडायरेक्टली कहा तो वही ना। वो तल्ख लहजे में बोली, फॉर गॉड सेक हीर। वो उसका हाथ छोड़कर अपने बालों में हाथ फेरने लगा। तुम मुझे पाकिस्तान भेज रहे हो क्योंकि तुम मुझे छोड़ रहे हो ना? वो जलती निगाहों से उसे देखते हुए पूछने लगी। ओ माई गॉड हीर, मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए। ओ शट द हेल। आप मुझे इस हिफाजत के लफ्ज से ही नफरत हो गई है। इसी का इस्तेमाल करके मेरा बाप मुझे छोड़ गया था और यही तुम कर रहे हो। वह दीवाना वार उसके सीने पर मुक्के मारते हुए चीखी, मर गई हीर, जाओ निकलो यहाँ से, नहीं जरूरत मुझे किसी की भी। वो उसके अल्फाज काटते हुए बोली, मेरी बात तो क्या बात समझ आ गया है मुझे, तुम भी मेरे बाप की तरह काफिर हो। मेरी जिंदगी में दो आदमी हैं, एक शोहर और दूसरा बाप। और मजे की बात पता है क्या? दोनों ही बेहिस और बुजदिल। खामोश। इससे पहले वो मजीद बोलती, हसाम का हाथ हवा में उठा। कुछ भी बकवास करने से पहले सोच लिया करो किसके बारे में बोल रही हो। वह अपने हाथ उठे हुए को मुट्ठी की शक्ल में बंद करके जहरीले लहजे में बोला, हाँ तो झूठ क्या है इसमें? अभी वो आग बगोला होकर कह ही रही थी। उसकी तवज्जो सीढ़ियों के पास खड़े रॉयल्स ने खींची, जो कि ना समझी से उन दोनों को ही देख रहे थे। हीर की निगाह एक वजूद से टकराई तो वो हसाम के पास से गुजरकर जाके उनके सामने खड़ी हो गई, जो सोफे के करीब खड़े फिक्रमंदी से उसे ही देख रहे थे। आप इतने बेरहम और संगदिल क्यों हैं? वो सबकी उठती निगाहों को नजरअंदाज करके जहां जेब साहब के सामने खड़े होकर उनकी आंखों में देखते हुए सवाल करने लगी, तो रॉयल्स और ब्लैक जो सब वहां इकट्ठे थे, बड़ों से लेकर बच्चों तक, सबके सब शदीद झटके से ये मंजर देखने लगे। तुम ऐसे बॉस से कैसे बात कर सकती हो? शारिब ने गुस्से से कहा। हाँ हीर, कोई मैं यहाँ किसी के बॉस से नहीं बल्कि अपने बाप से मुखातिब हूँ, इसलिए मेहरबानी होगी अगर कोई इसमें दखल अंदाजी ना करे। वो तलखी से बोली तो उसके अल्फाज पर सबके मुंह खुल गए। जिन्हें पता था वो खामोश रहे, जो इस बात से ला इल्म थे उनके चेहरे देखने के काबिल थे। नहीं हूं मैं आपका बेटा, ये लफ्ज तो आप बोलना भी मत। वो गुस्से से बोली तो जहां जेब साहब ने तकलीफ से अपने लब भींचे। अगर आपका बेटा होती तो आप ये सब कुछ ना करते मेरे साथ, जो आपने इन्हीं सालों से करते आए हैं। आपने मुझे बाप की शफकत और मोहब्बत से महरूम रखा है। आपके होते हुए मैंने यतीमों वाली जिंदगी गुजारी है। आपको तरस नहीं आया मुझ पर? यह अल्फाज कहते हुए उसकी आंखें अश्कबार हुईं
तो जहांज़ेब साहब ने उसे अपनी बाहों में समेटना चाहा, मगर वो फुर्ती से उनसे दूर हो गई, तो वो अज़ियत से अपनी आंखें बंद कर गए। उन्होंने सुर्ख होती आंखों से उसे देखते हुए पुकारा, 3 साल बाबा, मैं सिर्फ 3 साल की थी जब आप मुझे छोड़कर चले गए। मैंने हर दिन रात दरवाजे पर खड़े होकर आपका इंतजार किया है। आप अब आओगे, आप अब आओगे, मगर आप कभी नहीं आए। ये कहते हुए वो शिद्दत से रो दी तो उसके लहजे और अल्फाज में दर्द महसूस करके पास खड़े सब उसे तकलीफ से देखने लगे। आइमा बेगम ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने में भींचना चाहा, मगर हुरिया बेगम उनके कंधे पर हाथ रखकर रोक गईं, क्योंकि वो चाहती थी इतने सालों से बाप बेटी के रिश्ते में जो कड़वाहट है वो बाहर निकल जाए। कहते हैं बेटे माँ के लाडले होते हैं तो बेटियां बाप की शहजादियां उसका सुकून होती हैं। क्या मैं आपकी शहजादी बेटी नहीं थी जो आपने मुझे यूं खुद से बेगाना कर दिया? क्या आपको मेरा वजूद पसंद नहीं था? अगर नहीं पसंद था, आप मुझे बताते, मैं आपके कहे के मुताबिक ढल जाती। लेकिन आप मेरे साथ यूं तो ना करते। मेरे पास तो माँ भी नहीं थी, सिर्फ आप ही तो थे, और आप भी। ये कहते हुए उसकी आंखें रवानी से बरसने लगीं। जहांज़ेब साहब उस तक पहुंचना चाह रहे थे, मगर वो फासला उनके और अपने दरमियान बनाती जा रही थी। हसाम का बस नहीं चल रहा था वो उसे सबसे छुपा कर बहुत दूर ले जाए। हीर, मैंने इस वक्त जो किया वही ठीक था। उस वक्त मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता था, क्योंकि क्योंकि आप अंडरवर्ल्ड के बादशाह बन रहे थे। तब आपके लिए ये माफिया, दहशतगर्दी और जुल्म परस्ती की जिंदगी अपनी बेटी से बढ़कर थी। वो उनके अल्फाज काट कर आग बगोला होती हुई बोली, तो सब ने ना समझी से उसकी तरफ देखा। हीर, तुम ये क्या कह रही हो? आज तो तुमने कल भी यही कहा था। हसाम माफिया की ड्यूटी दे रहा होगा। इशाल, जो तब से अपनी दोस्त के दुख में दुखी थी, उसके अल्फाज पढ़ना चाहते हुए भी बोल पड़ी, हाँ तो जो असलियत है वही बोलूंगी ना। अब नए अल्फाज तो इजाद नहीं होंगे। दहशतगर्दों को दहशतगर्द ना बोलूं तो और क्या कहूं? वो जहरखंद लहजे में बोली। लेकिन हीर, क्या हीर? वो इशाल के अल्फाज काटती हुई बोली, ये आला मेंशन बिजनेस जायदादें मासूम लोगों को लूट कर और उनका कत्ल करके ही बनाए गए हैं। जब इनमें रहते हुए घुटन नहीं होती, जमीर मलामत नहीं करता? वो जहां जेब साहब की जानिब देखते हुए सुलगते लहजे में पूछने लगी, हे तुम ज्यादा बोल, शर्म आनी चाहिए आपको। 4 पैसों और सस्ती शोहरत के नाम पर इतना घटिया काम करते हुए, लोगों के घर उजाड़ते हुए आपको तकलीफ नहीं होती? आप जैसे बेहिस लोगों को कहाँ दर्द होता है? जो नस्लें तबाह करने की आदी हों, उनके लिए तो अपनी सगी औलाद को भी छोड़ना मामूली सी बात है। वो तंजिया और खुश्क सा कहकहा लगा कर बोली। साथ ही उसकी आंखों के किनारों से आंसू गिरने लगे। तो जहां जेब साहब ने अफसोस से ना में सर हिलाकर अपनी आंखें बंद कर दी। वहां खड़ा हर इंसान इस शख्स की पावर से तो वाकिफ था कि अगर वो चाहे तो हीर का मुंह फौरी बंद करवा सकता है। लेकिन एक बाप की मोहब्बत इस पावरफुल शख्स के हाथ बांध गई थी। वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं इतना हारा था जितना इस बार हारा हुआ महसूस कर रहा था। वजदान साहब, जो चुपचाप तब से सब देख रहे थे, हीर के इन अल्फाज पर उनकी बर्दाश्त जवाब दे गई। तब वो फौरी बोले, आंखें क्यों बंद कर ली? खोलें। अब आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं रही। इनफ इज इनफ। तब से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब एक मजीद लफ्ज तुमने मेरे भाई से कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बदतमीज क्या? यही कड़वी सच्चाई है। वो एक एक लफ्ज चबा कर बोली। जहांजेब साहब, जो तब से बहादुरी से बर्दाश्त कर रहे थे, उनकी हिम्मत जवाब दे गई और पाँव ने मजीद सहारा नहीं दिया तो वो पीछे की जानिब गिर गए। वो तो पीछे सोफा था, इसलिए जमीन पर गिरने से बच गए। वहां मौजूद सब के सब तकलीफ से उनकी जानिब भागे। कहते हैं एक मर्द सब दुख दर्द बर्दाश्त करने की ताकत रखता है, लेकिन जवान औलाद जब सवाल उठाती है और जहरीले अल्फाज बोलती है तो वो अपनी उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है। वह अपनी औलाद की बेकदरी के आगे कमजोर पड़ जाता है, और वही जहांजेब साहब के साथ हुआ था। नहीं है ये सच्चाई? वी आर नॉट ब्लडी माफिया पीपल। तुमसे आखिर ये सब कहा किसने है? किसी जहन्नुमी शख्स ने तुम्हें कहा है कि हमारा ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से है और तुम्हारा बाप वहां का बादशाह है? हीर, जो कुछ फासले पर धड़कते दिल के साथ अपने बाबा को अपना सर हाथों में पकड़ा हुआ देख रही थी, जहां उनके भाई उनके इर्द गिर्द ढाल बनकर खड़े हो गए थे, उसका बस नहीं चल रहा था अपने बाबा के करीब जाकर उनसे पूछे, वो ठीक हैं? वो बेशक कुछ भी कह ले, जब बाप को तकलीफ होगी, बेटी की जान पर खुद ब खुद बन आएगी। यावर के अल्फाज पर उसने उनसे निगाहें हटाकर उसकी जानिब देखा, जो झुलसती निगाहों से उसे ही देख रहा था। हीर ने सोफे की पिछली जानिब देखा, जहां हसाम जहांजेब के कंधे पर
हाथ रखकर अफसोस से उसे ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था इस पागल लड़की को कैसे समझाए। फिर वो उनसे दूर होकर उसकी जानिब कदम बढ़ा गया। बोलो हीर, किसने कहा हम माफिया के लोग हैं? शाजिम और जोहानजा तब से पजल होकर सारी सिचुएशन देख रहे थे। वो उसके करीब आकर फिक्रमंदी से पूछने लगे तो हीर ने अपने जहन पर दबाव दिया। तो उसे एक भी ऐसा लम्हा याद नहीं आया जहां उन लोगों ने उससे कहा हो कि वो माफिया के लोग हैं। हाँ बताओ, किसने? इसने वापसी से अपने जहन को खंगालना चाहा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ये हमेशा उसने सोचा था। किसी ने उसे कहा तो नहीं था। हसाम को बर्नीडो के रूप में देखा, फिर किडनैपिंग, फिर अडॉप्टिंग, जहाजेब का वहां रहने के लिए ब्लैकमेल करना, लेकिन उस दौरान किसी ने उसे नहीं कहा कि वो लोग माफिया के हैं। तो फिर तुम लोग क्या हो? हसाम ने मेरी किडनैपिंग की थी, फिर प्लेन में डायमंड चोरी किए, ब्राजील में वॉच चुराई थी, फिर न्यूयॉर्क में डायरेक्ट ट्रेनिंग, फिर एक और मिशन, और वहां से भी डाटा चोरी किया था। मतलब आप लोग चोर हो? वो मासूमियत से पूछने लगी तो इस खतरनाक सूरत हाल पर भी न चाहते हुए सबके लब हल्के से मुस्कुराए। नहीं, कुछ खुदा का खौफ करो, हम दी रॉयल्स हैं, हमें चोरियां क्यों करनी पड़ेंगी? जुहान ने आईब्रो उचका कर कहा। हाँ तो तुम लोग जो इतने अमीर हो, लोगों का माल लूट लूट कर ही बने हो। हसाम ने मेरी आंखों के सामने हीरे और वॉच चोरी किए हैं। खुदा जाने तुम लोग और क्या क्या चोरी करते हो। वो भी तरकीबा तरकी बोली तो सब संजीदगी से उसे देखने लगे। हीर, हम लोग चोर नहीं हैं, वहाद साहब ने लंबा सांस खींचते हुए कहा। तो फिर क्या हो? तुम लोगों की ट्रेनिंग किसी मिलिट्री के लोगों से कम नहीं, अगर तुम लोग माफिया नहीं हो तो। ओ माई गॉड, कह दो ये झूठ है। जब उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ तो वो फैली हुई आंखों से इन सब की जानिब देखते हुए बोली, ये सच है, हमारी सीक्रेट एजेंट्स की एजेंसी है, हम खुफिया वर्क करते हैं। तुम अपने बाबा को कुछ लम्हे पहले कह रही थी कि वो लोगों के घर उजाड़ रहे हैं। हकीकत तो ये है वो लोगों के घरों को संवार रहे हैं, वो नस्लों को तबाह होने से बचा रहे हैं। तुम्हारे बाबा सिर्फ किसी एक मुल्क के खानदानों की हिफाजत नहीं कर रहे, बल्कि पूरी दुनिया की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने किसी से कुछ लूटा नहीं, बल्कि अपनी जान पर खेल कर, अपनों से जुदाई काट कर लोगों को सब कुछ दिया है। वो दिन रात यही कोशिश कर रहे हैं इस दहशतगर्द लफ्ज का नाम ही और नामो निशान किसी एक मुल्क से नहीं, बल्कि दुनिया से मिटा दें। वजदान साहब के बताने पर हीर शौक से ये इंफॉर्मेशन हिफ्ज करने की कोशिश करने लगी। ओ लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा करना नामुमकिन है। वो अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरते हुए बोली। कैसे नामुमकिन है? कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, सब पॉसिबल है, यावर ने संजीदगी से कहा। लेकिन इग्निशियो ने कहा था मेरे बाबा अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह हैं। वो कैसे फिर? वो नासमझी से पूछने लगी तो वजदान साहब ने कह कहा लगाया, जैसे लोहे को लोहा काटता है, बिल्कुल वैसे ही माफिया का सफाया करने के लिए माफिया के अंदर धंसना होगा। अक्सर बड़ों से ये तो सुना होगा, बादशाह अगर अपनी कुर्सी पर बैठा रहे तो उसे उसकी राया की तकलीफ की खबर नहीं होगी। इसलिए लोगों के मसाइब तक पहुंचने के लिए वो अक्सर अपना हुलिया बदल कर उनमें घुमा करता है, ताकि हर चीज को अपनी आंखों से परख सके। यही तुम्हारे बाबा का स्टाइल है। किसी चीज को जड़ से खींचने के लिए, उसकी मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए वो इसमें धंस जाते हैं। माफिया के लोगों के लिए वो माफिया है, बिजनेस की दुनिया के लिए वो वर्ल्ड बेस्ट बिजनेसमैन है, और हर मुल्क की आर्मी के लिए वो रेड टीम के सरबराह हैं, जो करप्ट लोगों पर रेड डालने के लिए उन्हें हर तरह की इंफॉर्मेशन और मालूमात फराहम करते हैं, और हर मुल्क के माफिया से मुतल्लिक मिशन के सिलसिले में मदद के लिए अपने लोग भेजते हैं, और उनके वो लोग हम दी रॉयल्स हैं। हसाम ने वहां मौजूद सब लोगों की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये रॉयल्स का खिताब हमें यूं ही नहीं मिला, हमने कमाया है। लोगों को लगता है पैसे के अरूज की वजह से है, लेकिन ये हमारी दिन रात की अनथक मेहनत का सिला है। जब तुम पाकिस्तान थे वो तुम्हारा मिशन था, लेकिन तुम्हारे बारे में न्यूज़ तो मीडिया में गर्दिश कर रही थी। उन सबको कैसे दबाया, और हीरे क्यों चुराए, और सबसे बढ़कर ब्राजील में वॉच क्यों चोरी की, मुझे क्यों किडनैप किया? वो अपने जहन में उभरते सवाल पूछने लगी। इस वक्त मैं मिशन पर था और मैंने जानबूझकर बर्नीडो का हुलिया इख्तियार किया हुआ था, जो कि मैं नहीं हूँ। तुम मीडिया की स्टूडेंट हो, तुमने बर्नीडो के बारे में क्या सुना हुआ था? वो 50 साल का है, उसका ताल्लुक इटली से है और वो वहाँ का डॉन है। वो नरमी से बोली, एग्जैक्टली, जो कि मैं दूर दूर तक नहीं हूँ। मैं रजा बर्नीडो, जो कि इटली का डॉन था, जिसका राइट हैंड अरहम था। अरहम की मौत के बाद उसके केस को मैंने हैंडल किया तो मुझे पता चला एक पाकिस्तानी ऑफिसर हाथ मुंह धोकर इस केस के पीछे पड़ा हुआ था, जिसकी इस दौरान मौत हो गई।
तो मैं पाकिस्तानी जेल में रहकर कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाह रहा था। अक्सर जेल में करप्ट लोग ज्यादा होते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको बाहर रहकर नहीं मिलेगी जितनी अंदर रहकर मिल जाएगी। मैं बस पाकिस्तान के मुकम्मल करप्ट लोगों के हालात जानने के लिए सेंट्रल जेल में था। लेकिन रजा बर्नीडो ही क्यों? बताया तो है, पाकिस्तानी ऑफिसर ने उस पर काफी मेहनत की थी, इसलिए उसका इस्तेमाल किया। वैसे भी इसे हमारी रेड टीम ने इटली की आर्मी की मदद करके उसे गिरफ्तार करवा दिया हुआ था, इसलिए उसका नाम इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, लेकिन तुम पाकिस्तान के ही हालात क्यों जानना चाह रहे थे? क्योंकि मैं ऑफिशियली पाकिस्तानी एजेंट हूँ। मेरे बाबा का ताल्लुक पाकिस्तान से था, इसलिए मैं स्पेशली पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहा था। तो मैंने पाकिस्तानी आर्मी चूज की। तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ, जिससे हम लोगों ने हीरे चुराए थे, वो डायमंड्स की स्मगलिंग कर रहा था। तुमने नोट किया होगा, मैंने एक फाइल भी निकाली थी। इस फाइल में हीरे के कोड्स मौजूद थे। उसके जरिए हम लोग असली डायमंड स्मगलिंग डीलर तक पहुंच सकते थे। बस वही चुरा कर मैंने वो इन्फॉर्मेशन अपनी पाकिस्तानी टीम को दी थी। वो मिशन मैंने पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट के तौर पर मुकम्मल किया था। ओह! तो मुझे पूरा हफ्ता जेल में क्यों बुलवाया? ऊपर से फुटेज क्यों चलवा दी? तुम्हें देखकर दिन अच्छा गुजर जाता था, तुम पहली नज़र में ही मुझे भा गई थी। मुझे पता था मैंने एक हफ्ते बाद वहां से चले जाना है, इसलिए तुम्हें भी डेली बुलवा लिया। उसके अल्फाज पर हीर के गालों पर सुर्खी बिखरी थी। तो जहांजीब साहब, जो तब से सब खामोशी से सुन रहे थे, हसाम के अल्फाज पर उन्होंने उसे घूरा। तब वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ सरेंडर कर गया। और यार, रही बात फुटेज की, वो किसी बेवकूफ ने वहां रिकॉर्ड करके मीडिया में दे दी थी जब मैं वहां से फरार हुआ। और वैसे भी तुम इस फुटेज में एक बात गौर की, तुम्हारा और मेरा चेहरा वाजिया नहीं था। पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ मजबूरी के तौर पर एक्शन लिया, क्योंकि ये खबर आग की तरह फैल गई थी, क्योंकि तुम्हारी इंफॉर्मेशन बाहर सिपाही के रिकॉर्ड में मौजूद थी। पहले तो सोचा मैं ऐसे ही चला जाऊं, फिर सोचा तुम्हें रेस्क्यू कर लूं। जब मैं तुम्हें पुलिस गाड़ी में लेकर निकला, तो एक बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन बॉस ने कॉल करके ऑर्डर्स जारी किए, तुम्हारे साथ जो लड़की है उसे ले आओ। उनके अल्फाज में पहली बार हुक्म के साथ घबराहट भी थी। मुझे अजीब सा लगा, एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है। खैर, अब पता चला वो गड़बड़ असल में है क्या थी। वो जहांजीब की जानिब देखता हुआ बोला, जाहिर सी बात है उनकी बेटी मुश्किल में थी, उनके अल्फाज में परेशानी तो होगी ना। बाद में बॉस ने पाकिस्तानी आर्मी से राब्ता करके उनसे कहा कि वो अपनी मीडिया में न्यूज़ दें कि पाकिस्तानियों ने रजा बर्नीडो को पकड़कर इटली की फौज के हवाले कर दिया है, क्योंकि असल मुजरिम तो वो उनका था, इसलिए सजा देना उनकी आर्मी का ही हक है और वो लड़की मासूम है। बस फिर चीफ की ये स्टेटमेंट सेकंड्स में सोशल मीडिया में वायरल हो गई और कुछ लोग तुम्हें और मुझे भूल गए। वैसे भी यार, पाकिस्तानी फौज की बात हो रही है, जो दुनिया की बेस्ट फौजों में से एक है। इसकी आंखों के सामने से दुश्मन भला कैसे बचकर जा सकता है? वो आखिर में इतराते हुए बोला, ब्राजील में भी रेड टीम ने वहां के डॉन एंथनियो को पकड़वाया था। इशाल के बाबा इस मिशन के सरबराह थे, उनको मदद की जरूरत थी, इसलिए मैं न्यूयॉर्क जाने की बजाय तुम्हारे साथ ब्राजील चला गया। वहां मैंने रेड टीम का मेंबर होने के तौर पर मिशन कर रहा था। घड़ी चोरी करना महज एक बहाना था। असल मकसद एंथनियो के आदमी को रंगे हाथों पकड़वाना था। तुमने अगर ध्यान दिया हो तो वहां पुलिस आई थी, वो बस इसी सिलसिले में आई थी। और इस मिशन के दौरान बॉस की जानिब से हुक्म दिया था कि देखा जाए तुम इमोशनली और मेंटली कितनी स्ट्रोंग हो, बस इसीलिए तुम्हारे साथ काफी सख्ती की गई। यही वजह थी शाल के बाबा ने तुम्हें रखेल वाला कमेंट पास किया था, जिसका तुमने काफी जुर्रत से सामना किया था। तुमने जितने सवाल किए मैंने तुम्हें सबके जवाब दे दिए, बाकी के जवाब तुम्हारे बाबा दे सकते हैं। हसाम संजीदगी से कहकर जहांजेब की जानिब देखने लगा, तो हीर ने भी अपने बाबा की जानिब देखा, जो फिक्रमंदी से उसे ही देख रहे थे। बाबा, आप सारी दुनिया के मुहाफिज अपनी बेटी को क्यों छोड़ दिया? देखें ना, आप अपने आसपास सब अपने बच्चों के साथ हैं। आपको कभी मेरी याद नहीं आई? आपका दिल नहीं किया मुझसे मिलने को, मुझसे बातें करने को, मुझे जमाने की ऊंच नीच सिखाने को? पता है मैंने कितनी रातें रोकर आपको याद करके गुजारी हैं। आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? वो छोटे छोटे कदम उठाकर उनके करीब जाकर पूछने लगी, तो वो खड़े होकर उसे अपने गले से लगा गए। तो वो शिद्दत से रो दी। ठीक है, आप दुनिया के लिए हीरो हैं, लेकिन बाबा, मुझे भी तो जरूरत थी, मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे पास तो मामा भी नहीं थी। उसके सिसकते हुए पूछने पर जहांजेब साहब की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों में गिरने लगे। मैं चाहता था तुम्हें हर पल अपने सीने से लगा कर रखूं, लेकिन बेटा मैं मजबूर था।
तुम्हारी माँ की मौत इसी दहशतगर्दी के हाथों हुई थी। तुम साल भर की थी जब तुम्हारी मामा एक दिन कुछ मुलाजमाओं के साथ शॉपिंग करने गई तो वहां मार्केट में ब्लास्ट हो गया, जिसमें तुम्हारी मामा की वफात हो गई। मुझे तुम्हारी मामा से बहुत मोहब्बत थी। मोहब्बत क्या, इश्क था। उसकी मौत सुकून से जीने ही नहीं दे रही थी। 2 साल बाद मैं सब छोड़ छाड़ कर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गया। ज़हन में बस एक ही जज्बा था कि कैसे भी करके मुझे जुल्म को ख़त्म करना है, उसकी जड़ों को खींचना है। बस इसी सफ़र में काफ़ी लोग मेरे साथ शामिल हो गए। मैंने एक खुफिया एजेंसी बनाई जिसका नाम रेड रखा, जो पूरी दुनिया की फ़ौजों की मदद कर रही है। उसके साथ-साथ मैंने बिज़नेस की दुनिया में अपना नाम बनाया। मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, मुझे सब ही अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ हैं। लेकिन वहाज, वजदान, यावर, अफ़ान और बाकी सब रॉयल्स मेरी फैमिली बन गए। हम लोग दिन ब दिन और आसमान की तरक्कियों को छूने लगे। इस दौरान मैंने तुम्हें अपने पास इसलिए नहीं बुलाया और ना तुमसे राब्ता किया क्योंकि मैं लोगों को अपनी कमज़ोरी नहीं बताना चाहता था। मैं तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें भी ज़ुल्म का निशाना बनाते हुए नहीं देख सकता था। जानते हो ना, इंसान जब बहुत ऊंचाइयों पर होता है, ये जालिम समाज उसके खानदान को ही टारगेट बनाते हैं। उन्होंने कहकर हीर की आंखों से आंसू चुने, जो मुसलसल बह रहे थे। मैंने जब जब तुम्हें अपनी फैमिली में शामिल करने का सोचा, कुछ फैमिली वाले ही हादसे अपनी नज़रों के सामने देखे। जैसे वजदान की फैमिली को टारगेट किया गया तो हुरिया 8 साल कोमा में रही, उसकी बेटी की वफात हुई। ऐसे ही वहाज की बेटी को टारगेट करके उसको कत्ल किया गया। उनके अल्फाज पर वहां मौजूद सब लोगों के जख्म फिर से ताज़ा हो गए तो सबकी आंखें नम होने लगीं। हीर में डरता था मेरे पास होने से तुम्हें जानी नुकसान ना हो। यही वजह थी मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। अगर मैं तुम्हें अपने पास रखता तो इस मेंशन की 4 दीवारी में कैद रखता। मेरा दिल हर वक्त तुम्हें लेकर डरता रहता। यही वजह थी मैंने तुम्हें पाकिस्तान में तुम्हारी मासूमियत भरी जिंदगी जीने दी। मैं तुम्हारी किसी भी चीज से बेखबर नहीं था। मैं चाहता था तुम अपनी लाइफ की ये स्टेज सुकून से जी लो, क्योंकि तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद मुझे तुम्हें अपने पास बुलवाना ही बुलवाना था। मुझे पता था तुम इतनी जल्दी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी, इसलिए वहाज को तुम्हें अडॉप्ट करने का मशवरा दिया ताकि तुम भी यहाँ आकर बाकी बच्चों के साथ ट्रेनिंग ले सको। हीर, मैंने तुम्हें इतने अरसे खुद से दूर रखा, मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं है। हर बाप चाहता है उसकी औलाद महफूज रहे, बेशक फिर वो साथ रहकर रहे या दूर रहकर। देखो, तुम मेरे पास आई हो, मेरे बेस्ट आदमियों ने तुम्हें ट्रेनिंग दी, लेकिन तुम फिर भी जख्मी हो गई। बात तुम्हारी जान पर आ गई। ये कहते हुए वो रो पड़े तो हीर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उनकी आंखों से आंसू खुश्क किए। बाबा, आई लव यू, वो मोहब्बत से बोली। जिस बाप ने उसकी हिफाजत के लिए इतना सहा हो, वो भला ऐसे बाप से नाराज कैसे हो सकती थी। आई लव यू टू बाबा की जान, वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसकी पिशानी चूमते हुए बोले। बाबा, ये सब इतने मजबूत और बाहौसला हैं क्योंकि इनके हर कदम पर आप साथ थे, इसलिए ये सब दी रॉयल बन गए। लेकिन मेरे पास आप नहीं थे, इसलिए इतनी ट्रेनिंग के बावजूद खुद पर वो भरोसा आया ही नहीं। प्लीज बाबा, इस बार मेरी ट्रेनिंग आप करो। वैसे भी जो कदम बाप चलना सिखा दे, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। इस बार मेरा साथ आप दें बाबा, प्लीज, जैसे आपने सबका दिया है। वो उनके चेहरे को चूमते हुए इल्तिजा करने लगी तो सब नम आंखों से उसे देखते हुए मुस्कुरा दिए। ओके, लेकिन इस दौरान तुम्हें सबसे कट ऑफ होकर सिर्फ मेरे पास रहना होगा। वो आईब्रो उचका कर बोले। कितना अरसा? हीर से पहले हसाम ने सवाल किया। भला वो कैसे उसके बगैर रहेगा? बॉस के अल्फाज तो वैसे भी पत्थर की लकीर होते हैं। 2 साल? व्हाट, कभी नहीं। हसाम ने एहतजाज किया तो उसकी हालत देखकर सब अपनी हंसी दबाने की कोशिश करने लगे। तुम मुझ पर सवाल कर रहे हो मिस्टर हसाम? उन्होंने अपने पहले स्टाइल में आते हुए पूछा। तो हसाम ने अपना थूक निगला। सर, जो भी है, लेकिन ये बहुत अरसा है, वो मुंह बनाता हुआ बोला। बाबा, इसकी ना सुने, ये तो वैसे भी मुझे पाकिस्तान भेज रहा था। देखना, मुझे मेरे बाबा ट्रेनिंग देंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी हसाम वजदान, इस दुनिया के लिए मैं कितनी मासूम हूँ। जिन्होंने मेरी मामा को छीना है और कितने घर बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए जंगली शेरनी ना बनी तो मेरा नाम हीर रॉयल नहीं। उसने एतमाद से कहा। तो जहांगीर साहब ने खुश होकर उसके माथे पर अपने लब रख दिए, क्योंकि वो पोलाट की जगह रॉयल इस्तेमाल कर रही थी, जो कि उनके लिए बहुत मायने रखता था। यार, तुमने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा था तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ अरसा तुम और मैं, हम दोनों वहां जाते हैं। फ्री की तब से बातें सुनाई जा रही हो। मैंने भी जाना था तुम्हारे साथ, इसी वजह से इन सबको यहाँ बुलाया था कि गुड बाय कहकर चलते हैं। लेकिन
वो मुंह बनाता हुआ बोला तो सबका कहकहा हवा में गूंजा। लेकिन अब तुम अकेले जाओ और जाकर अपने फराइज सर इंजाम दो, और इनाम के तौर पर दूसरे साल के इख्तिताम पर मैं हीर को तुम्हारे साथ रुखसत कर दूंगा, अगर आयमा को कोई एतराज ना हो तो। जहां जेब साहब ने आखिरी अल्फाज आयमा की जानिब देखते हुए कहे, क्योंकि बेशक वो अडॉप्टेड माँ थी, लेकिन उन्होंने माँ का हक निभाया था। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। वह हीर के करीब आकर उसके सर पर प्यार देती हुई नम आंखों से बोली, तो हीर ने अपने बाबा के गले लगे ही आगे बढ़कर उनके रुखसार पर अपने लब रख दिए। वो अभी अपने बाबा से अलग नहीं होना चाहती थी, क्योंकि बहुत अरसे से वो इस मोहब्बत को तरसती आई थी। लेकिन सर, बाकी सब तो ठीक है, आपने हीर का मुझसे निकाह क्यों करवाया? हसाम ने सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए पूछा। तो जो लोग इस खबर से अनजान थे वो शौक से इन दोनों को देखने लगे। क्योंकि हम जिस दुनिया में काम करते हैं, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। मैं अपने अलावा हीर को एक मजबूत सहारा देना चाहता था, जो तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता था। वो सुकून से बोले, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा लंबी और सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। आमीन। वो उनके गिर्द अपना हसार तंग करते हुए बोली, एक सवाल और, प्लीज प्लीज। जब सब पास पड़े सोफों पर बैठ गए तो हीर जल्दी से उठकर पूछने लगी, रेड टीम के बारे में लोग क्यों नहीं जानते? मतलब सब आर्मी के लोग तुम लोगों को जानते हैं, तो तुम लोगों की शनाख्त बाहर क्यों नहीं आई? उन लोगों के पास हमारी कोई शनाख्त नहीं है। हम मास्क पहनकर मुलाकात करते हैं। तुमने नोट किया हो तो जब सब मिशन पर थे, उन्होंने मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो लोग हमें सिर्फ रेड नाम से जानते हैं। हमारी उनके पास बस यही पहचान है। हाजिक ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, ओके, ये लफ्ज रेड का मतलब क्या है? मेरा मतलब किस वर्ड पर स्टैंड करता है? इशाल ने लब चबाते हुए जवाब दिया, RED मीन्स रियली एक्सट्रीमली डेंजरस, जो कि हम हैं दी रॉयल्स। हाजिक ने पुरजोश लहजे में कहा। तभी कुछ मुलाजमीन वहां स्नैक्स वगैरह का अरेंज करने लगे। ओके, अब मेरी बीवी ने तो जाने से इनकार कर दिया है, मैं चलता हूँ, मेरी बस कुछ देर में फ्लाइट है। हसाम कहकर सबसे मिलने लगा तो हीर के दिल ने एक बीट मिस की। जब वो सबसे मिलकर अपना सामान पकड़कर बाहर निकल गया तो हीर ने अपने बाबा की जानिब देखा, तो उनकी इजाजत मिलने पर वह जल्दी से उसके पीछे भागी। अभी वो गाड़ी में बैठने ही लगा था कि हीर उसका हाथ पकड़कर रोक गई। मुझसे मिले बगैर ही जा रहे थे? क्या मैं कुछ देर में इतनी बुरी हो गई हूँ? वो नम लहजे में पूछने लगी तो हसाम उसे इग्नोर करके यहाँ वहाँ देखने लगा। हसाम प्लीज। अब की बारी आंखों से आंसू रवानी से बहने लगे तो वो उसे अपने सीने से लगा गया। तुमसे तो मैं नाराज भी नहीं हो सकता। वो उसके वजूद की खुशबू अपने वजूद में उतारने की कोशिश करता हुआ बोला, क्योंकि वो उसे बहुत मिस करने वाला था। तुम जानते हो ना, ये जरूरी है ताकि हम हमेशा साथ रहें। वो उसके गिर्द अपना हसार तंग करते हुए बोली, तो वो उसकी गर्दन पर नरम नरम लम्स छोड़ने लगा, जिस पर हीर की सांसें बेतरतीब होने लगीं। मैं बस एक बाप को उसकी बेटी कुछ वक्त के लिए लौटा रहा हूँ। आखिरी मंजिल तो तुम्हारी मैं ही हूँ हीर। वो यकीन से बोला तो हीर नम आंखों से मुस्कुरा कर अस्बात में सर हिला गई। तुम्हारे बगैर ये वक्त बहुत मुश्किल गुजरेगा हसाम। तो फिर उस दौरान तुम लफज रेड के और मायने ढूंढना, क्योंकि ये लफज अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए है। वो उसकी आंखों को बारी बारी चूमता हुआ बोला, जाओ अब, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। जब वो उसके हसार से निकलने से इनकारी होने लगी तो वो सुर्ख होती आंखों से उसे देखता हुआ बोला, क्योंकि वो जानता था अगर वो अभी नहीं गया तो वो कभी नहीं जा पाएगा और वहीं खड़े खड़े बच्चों की तरह रो देगा। एक बात हमेशा याद रखना, मुझे तुमसे मोहब्बत है। हीर ने कहकर उससे अलग होकर अपने सर पर दुपट्टा लिया और कुछ सूरतें पढ़कर उसके ऊपर फूंक दी, ताकि वो खैरियत से जाए। और तुम ये बात याद रखना, तुम मेरी चलती फिरती सांसों की वजह हो, इसलिए खुद को हमेशा संभाल कर रखना। वो एक आखिरी बार उसकी पेशानी चूम कर जल्दी से गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि मजीद उसमें ताकत नहीं थी। हीर भीगी आंखों से उसे जाता हुआ देखने लगी। तभी इशाल ने बाहर आकर उसे अपने गले से लगा लिया और उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उनमें बेशक लड़ाइयाँ हुई, लेकिन हैं तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ही ना। 2 साल बाद। सर, मेरे ख्याल में आपको अपने फैसले के बारे में वापस से सोचना चाहिए, उसने सीनियर ऑफिसर से मुखातिब होते हुए कहा। फैसला हो चुका है अर्जेंट 67, इसलिए तब्दीली की अब कोई गुंजाइश ही नहीं, उन्होंने सुकून से कहा। लेकिन सर, एजेंट 15 एक इंतहाई बेरहम, जंगली, पत्थर दिल लड़की है और उसका काम करने का स्टाइल भी बहुत वहशियाना है, उसने एहतजाज करना चाहा। ये उसकी मर्जी है, वो जैसे चाहे कर सकती है। लेकिन सर, कोई लेकिन वेकिन नहीं, मत भूलो वो हमारी बेस्ट एजेंट है।
मैं जानता हूँ सर, इसमें कुछ झूठ नहीं, लेकिन वो हमेशा अकेले काम करती आई है। क्या उसको ऐसे बाकी एजेंट्स के ग्रुप में शामिल करना ठीक होगा? क्योंकि उसने कभी टीम वर्क नहीं किया। मैं तो यही चाहता हूँ वो टीम वर्क करना भी सीखे। इसलिए तो उसे तुम लोगों के साथ इस मिशन पर भेज रहा हूँ, वरना वो अकेली ही ये मिशन सर अंजाम दे सकती है। वो संजीदगी से बोले, मगर सर वो अकेले काम करने की आदी है, मेरा नहीं ख्याल वो मानेगी। वो मान चुकी है, अब तुम जा सकते हो। वो हतमी लहजे में बोले तो एजेंट सरसठ अस्बात में सर हिलाकर बाहर निकल आया। अपना गुस्सा इन बिचारों पर क्यों निकाल रहे हो? दानियाल ने असरार से मुखातिब होकर कहा, जो पंच बैग्स की दुर्गंध बना रहा था। किसने कहा मैं गुस्से में हूँ? वो दांत पीसता हुआ बोला, जैसे मुझे। यार बस करो तुम दोनों। इससे पहले दानियाल कुछ कह पाता, इब्तिसाम ने उसे रोका। तभी उनके रूम में प्राइवेट स्पीकर से आवाज गूंजी, अल्फा टीम प्लीज आप लोग इसी वक्त चीफ सिकंदर के ऑफिस में पहुंचो। उन्होंने मिशन के बारे में तुम लोगों से कुछ बातचीत करनी है। चीफ ऑफिसर जिशान ने आईब्रो उचकाया, जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, इसलिए ऑफिस में हम सबको ही बुलवाया है। मेरे ख्याल में हम सबको फौरी पहुंचना चाहिए। दानियाल के कहने पर वो चारों ही ऑफिस की जानिब बढ़ गए। दरवाजे पर दस्तक देने पर जब उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाजत मिली तो वो अंदर बढ़ गए, जहां चीफ सिकंदर अपनी ऑफिस चेयर पर बैठे हुए थे। बैठ जाओ, उन्होंने सामने मौजूद 4 खाली कुर्सियों की जानिब इशारा करते हुए कहा तो वो चारों एक एक कुर्सी संभाल गए। हमारा टारगेट वो फ्रान डेविन है। इस वक्त वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है और अभी उसकी नज़र पाकिस्तान पर है। इससे पहले वो हमारी नौजवान नस्ल को इसकी लपेट में ले, हमें उसे जड़ से ही ख़त्म करना होगा। कैसे, कोई प्लान? इब्तिसाम ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा। वो सब मैं तुम लोगों के इंचार्ज के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तुम लोग बस अपना सामान पैक करके जाने की तैयारी करो। बाकी की बातें और दलाइल तुम लोगों को फ्लाइट के दौरान मिल जाएंगे। अभी तुम जा सकते हो, उन्होंने आखिरी अल्फाज दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए कहा। और हाँ, एक लड़की भी इस मिशन में तुम लोगों की टीम का पार्ट है। वो जो चारों दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे, चीफ के अल्फाज पर उनके कदम थम गए। व्हाट, एक लड़की? असरार तकरीबन चिल्लाया, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत करके अपनी एक टीम बनाई हुई थी जिसमें वो इस वक्त एक लड़की को हरगिज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हाँ, एक लड़की। इसका मतलब क्या है? अब की बार जिशान ने पूछा। उसने किसी और टीम के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। वो सिर्फ तुम लोगों के साथ काम करना चाहती है। वैसे भी उसका पागलपन और गुस्सा कोई और टीम हैंडल नहीं कर सकती। ये पावर तुम अल्फा में ही है, चीफ ने आराम से कहा, जबकि वो हैरत से उन्हें देखने लगे। लेकिन सर, इस वक्त अचानक से एक लड़की की एंट्री हमें और हमारे काम को सुस्त कर देगी। दानियाल ने एक और वजह पेश की। वो नहीं, तुम लोग उसे जरूर सुस्त कर दोगे। वो पूरे एतमाद लहजे में अपने चेहरे पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट सजाते हुए बोले। तो इन चारों ने चौंक कर उनकी जानिब देखा कि ऐसा क्या है जो वो जानते हैं और वो लोग नहीं। इसका मतलब क्या था, हम उसे सुस्त कर देंगे? हम यानी अल्फा? फॉर गॉड सेक, हम इस एजेंसी के बेस्ट एजेंट्स हैं। इब्तिसाम ने गुस्से से कपड़ों को अपनी ब्रीफ केस में फेंकते हुए कहा, यार हम सब ही गुस्सा हैं, लेकिन कपड़ों पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? असरार ने अपने कपड़े पैक करते हुए कहा, लेकिन सर ने इस एजेंट का कोई नाम या कोड नंबर भी नहीं बताया जिससे पता चले आखिर ये हस्ती है कौन। क्योंकि सर जैसे बोल रहे थे वो जरूर बेस्ट होगी। दानियाल ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जहां तक बाकी एजेंट्स से मिला हूं, मैंने आज तक किसी भी एजेंट को नहीं देखा जो हम लोगों से बेस्ट हो। इब्तिसाम ने सोचते हुए कहा, एजेंट 15 के बारे में क्या ख्याल है? जिशान ने आहिस्तगी से पूछा। ओह प्लीज, एजेंट 15 का कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी है जो चीफ सिकंदर हमें जोशो जज्बा पैदा करने के लिए सुनाते हैं। इब्तिसाम ने अपने ब्रीफ केस की जिप बंद करते हुए कहा, और वैसे भी कोई सोलो एजेंट यहाँ काम नहीं करता। हमारी एजेंसी इसके सख्त खिलाफ है। एजेंट 23 को ही ले लें। इससे बेस्ट मेरा नहीं ख्याल इस दुनिया में ही कोई है, लेकिन उसे भी मजबूरन टीम वर्क ही करना पड़ा है और आज वो हमारा इंचार्ज है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल एजेंट 15 कोई है यहाँ। असरार ने दलाइल पेश किए। इस एजेंट को जरूर इसकी टीम ने बाहर निकाल दिया होगा, तो चीफ ने पकड़कर उसे हमारे साथ शामिल कर दिया। जिशान ने शर्ट बदलते हुए दलाइल पेश किए। ये सही है, एक टूटा हुआ एजेंट हमारी टीम में आ गया। कसम से अगर उसकी वजह से हमें किसी मसाइब का सामना करना पड़ा तो मैं यकीनन इस एजेंट को दुश्मनों के दरवाजे के बाहर ही फेंक आऊंगा। वो जाने और ये जाने। इब्तिसाम ने लब चबाते हुए कहा, तुम ना भी फेंको, एजेंट 23 लाजमी फेंक देगा। तुम जानते हो उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, जरा सी भी गलती उसे बर्दाश्त नहीं। जालिम है वो।
اسرار نے بھی دانیال سے حامی بھرتے ہوئے کہا لگایا، چلو چلتے ہیں اپنی منزل کی جانب۔ ابتسام نے کہا تو وہ چاروں اپنے بریف کیس پکڑ کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ الفا ٹیم۔ جب وہ لوگ جیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے تو چیف نے ان سب کو مخاطب کیا۔ جی سر، وہ یک زبان میں احترام سے بولے تو چیف نے ایک ایجنٹ کو ان سب کا سامان جیٹ میں رکھوانے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی کدھر ہے؟ اسرار نے دانیال سے سرگوشی نما پوچھا۔ یقیناً اس وقت وہ اپنے جوتے اور بیوٹی پروڈکٹس بیگ میں دھنسنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ دانیال کے جواب پر اسرار نے اپنے لبوں پر دانت رکھ کر اپنی ہنسی کو دبایا۔ ایجنٹ 81 تم لوگوں کی فلائٹ میں ہوگا، جو تم لوگوں کو مشن کے بارے میں کچھ معلومات دے گا۔ انہوں نے ایجنٹ کی جانب اشارہ کر کے بتایا تو وہ سب لوگ اسبات میں سر ہلا کر جیٹ کی جانب بڑھ گئے۔ ابھی وہ سیڑھیاں کراس کرنے ہی لگے تھے، ان سب کی توجہ بوٹ کی نرم چاپ نے کھینچی۔ ان سب نے پلٹ کر سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھا، جس کے چہرے پر میک اپ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ بلیک رنگ کی جینز ساتھ شرٹ، گلے میں مفلر لیے ہوئے تھی، جبکہ گولڈن بال پونی ٹیل میں قید تھے، جبکہ اس کی ڈارک براؤن آنکھیں یہاں وہاں ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے ابھی اس وقت شکار کرنے کو بے تاب ہوں۔ ہم اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ وہ ان چاروں کو اگنور کر کے چیف سے روبرو ہو کر پوری یقین لہجے میں بولی، گڈ جینٹل مین، اپنی نئی ٹیم ممبر سے ملو، جو وقتی طور پر اس مشن میں تم لوگوں کی ساتھی ہے۔ چیف نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کا کوئی نام بھی ہے یا نہیں؟ اسرار نے تجسس سے پوچھا، لیکن اس کے لہجے میں بورکیت جھلک رہی تھی۔ جس کی بات کر رہے ہو وہ تمہارے سامنے ہے، وہ جھلستے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کا نام ہی؟ چیف جو ان سب کو اگنور کر کے واپس بولنے لگا تھا، ان کے الفاظ کو واپس سے اس ایجنٹ نے ٹوکتے ہوئے خالی لہجے میں کہا، ایجنٹ 15۔ اس کے الفاظ سن کر وہ سکتے کے عالم میں منہ کھولے اسے دیکھنے لگے۔ نون سینس جوک، اب سچ میں بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ ابتسام نے سنبھل کر کہا، خیر میرے نام سے تم لوگوں کا کوئی سروکار نہیں ہے، تم لوگوں کے لیے میرا نمبر جاننا ضروری ہے اور وہ 15 ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہہ کر ان لوگوں کو دیکھنے لگی جو مشکوک نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، او تو اس کا مطلب تم یہ مشن اکیلے کرو گی، ہم سب کے بغیر؟ ابتسام طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولا، باقی سب کو نہیں، صرف تم اکیلے کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ویسے کیا تم میرا نمبر بھول گئے ہو؟ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں اکیلے ہی یہ مشن کر سکتی ہوں۔ میں اس وقت جو تم لوگوں کے ساتھ ہوں اس کی وجہ وہ ہیں، اس نے چیف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو ابتسام غصے سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ بھی پرتپش نگاہوں سے بغیر پلکیں جھپکے اسے دیکھنے لگی۔ جب ان دونوں نے ہی ہار ماننے سے انکار کر دیا تو ہوا میں گونجتے ایک کمکمے نے ان دونوں کی توجہ کھینچی، جو کہ اسرار نے مارا، جو ابتسام کے بغل میں کھڑا تھا۔ آئی لائک ہر۔ ابتسام کے گھورنے پر اس نے اپنی ہنسی دبائی، مجھے لگتا ہے ابھی بھی تمہیں میرے نمبر پر نہیں بھروسہ۔ اگر مجھ پر نہیں تو لیں چیف سے پوچھ لو، تم لوگوں کے سامنے ہی کھڑے ہیں، وہ روب سے بولی تو سب کی نگاہیں چیف کی جانب اٹھیں۔ ایک بات تم لوگ ایجنٹ 15 کے بارے میں یاد رکھ لو، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، لیکن تم صرف 15 کا نمبر استعمال کر رہی ہو۔ لڑکوں نے احتجاج کیا، یہ ایجنٹ 15 ہی ہیں جس نے ناقابل یقین 3 مشن اکیلے مکمل کیے ہیں، جو ظلم کے اندھیروں میں جا کر ظالم کے سینے چاک کر کے ان کی بستی کا خاتمہ کر کے آئی ہے۔ اس سے پہلے بحث زیادہ بڑھتی، چیف صاحب نے فخر سے کہا تو ان چاروں نے اپنا تھوک نگلا، کیونکہ انہیں لگتا تھا یہ مشن چیف لوگوں نے خود ہی مکمل کیے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ایجنٹ 15 کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ اب تم لوگ منہ کھولے یہاں ہی کھڑے رہو گے یا اندر بھی چلو گے؟ وہ آئی برو اچکا کر بولی تو وہ لوگ ہوش میں آئے۔ تم نے اپنی پہچان چھپا کر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اسرار نے اپنے ذہن میں ابھرتا ہوا سوال پوچھا۔ کیونکہ سیکرٹ ایجنٹس کا یہی کام ہوتا ہے، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، مگر تمہارا نام کسی بھی رائل پر نہیں ہے، نام تو پتہ ہونا چاہیے نا؟ ضروری نہیں، وہ کہہ کر سیڑھیاں کراس کرنے لگی۔ ایک منٹ، تم لوگوں کا انچارج ایجنٹ 23 کدھر ہے؟ وہ دروازے سے پلٹ کر پوچھنے لگی۔ وہ یہاں نہیں ہے اس وقت، ابتسام بولا تو وہ افسوس سے سر ہلانے لگی۔ میں نے سنا تھا الفا سے زیادہ بیسٹ کوئی نہیں، اب مجھے شک ہو رہا ہے، جس کا انچارج ہی اتنا لاپرواہ ہو، ٹیم کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ طنزیہ بولی تو وہ چاروں اپنی مٹھیاں بھینچ گئے۔ اگر تم ظالم کے سینے چاک کرتی ہو تو وہ ان کے دلوں کو ہی اپنے ہاتھوں میں مسل دیتا ہے۔ وہ ایسی آگ ہے جو سب جلانے کی ہمت رکھتا ہے۔ جانتی ہو لوگ صرف اپنے محبوب سے عشق کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے دشمنوں سے بھی عشق کرتا ہے، جو کہ ریڈ ہے۔ دانیال جو تب سے چپ تھا، بات اس کے کیپٹن پر آئی تو ایک ایک لفظ چبا کر بولا،
وہ ہم سے پہلے وہاں موجود ہوگا، تم فکر مت کرو۔ وہ جو خاموشی سے سن رہی تھی اس کی توجہ ذیشان کی پراعتماد آواز نے کھینچی۔ چلو چل کر دیکھ لیتے ہیں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تو وہ بھی اس کی پشت کو گھورتے ہوئے اندر بڑھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں جیٹ زمین سے ہوا میں اڑنے لگا اور بادلوں سے باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہیں پتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ ایجنٹ 15 نے ابتسام سے مخاطب ہو کر پوچھا، جو کہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آف کورس، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے تمہاری بجائے مجھے ڈرائیونگ کرنی چاہیے۔ وہ اسے مشورہ دینے لگی، اپنے مشورے اپنے پاس ہی رکھو اور پلیز خدا کے لیے اب کچھ مت بولنا۔ وہ زچ ہوتے ہوئے بولا تو وہ سانس کھینچ کر ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ ٹیم ورک، وہ اس کی مالا اپنے ذہن میں جپتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ تبھی اس نے دیکھا وہ لوگ وہ گلی چھوڑ گئے ہیں جس میں ان لوگوں نے ٹرن لینا ہے، لیکن وہ کچھ بولنے کی بجائے خاموش رہی۔ 40 منٹ کے بعد، مجھے لگتا ہے ہم لوگ کھو گئے ہیں، اسرار کے کہنے پر 15 اپنی آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ ہاں، ہم لوگ فیڈر پیتے ننھے منھے کاکے ہیں جو کھو گئے ہیں، دانیال نے چڑھتے ہوئے کہا تو اسرار اسے گھور کر رہ گیا۔ چپ رہو دونوں، ابھی تو وہ گلی نہیں آئی جہاں ہم نے مڑنا ہے، ابتسام نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم لوگ وہ راستہ گزر کر آگے آ گئے ہیں، وہ سکون سے بولی۔ واٹ؟ ابتسام حلق کے بل چلا کر بریک کے اوپر اپنا پاؤں رکھ گیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے سر ٹکراتے ٹکراتے بچے۔ ہم وہ راستہ چھوڑ آئے ہیں، وہ صفاقی سے بولی۔ کتنی دیر پہلے؟ تقریباً 40 منٹ۔ واٹ؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بے یقینی سے بولا، کیونکہ تم نے کہا تھا چپ رہو۔ وہ معصومیت سے بولی تو وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ قسم سے تم یونیک ہو، تمہیں سچ میں ہمارے علاوہ کوئی ٹیم برداشت نہیں کر سکتی، اسرار نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا۔ یونیک کس طرح؟ مطلب ٹوٹا ہوا دل جس نے مصائب پیدا کیے تو اسے دشمنوں کے دروازے پر ہی چھوڑ آؤ گے؟ اس کے پوچھنے پر ان سب نے شوق سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا ہے؟ دانیال نے حیرت سے پوچھا۔ میرے اپنے سورسز ہیں، وہ نرمی سے بولی تو وہ لوگ امپریس ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے، کیونکہ وہ بالکل الگ اور انوکھی تھی۔ تم اپنے ان سورسز کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ گی؟ ذیشان نے امپریس ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہرگز نہیں، وہ کہہ کر واپس ونڈو سے باہر دیکھنے لگی، اور کچھ ہی دیر بعد صحیح راستہ ملنے پر وہ لوگ ایک گھر کے سامنے کھڑے تھے جو کہ 2 منزلہ تھا۔ وہ اپنا سامان لے کر اوپر والے فلور پر چلی گئی۔ ویسے ذیشان، تم لوگوں کے انچارج کا نام و نشان نہیں یہاں؟ وہ اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ فکر مت کرو، جلد تم دونوں آمنے سامنے ہوں گے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ اتنے سے سفر کے دوران انہیں یقین ہو گیا تھا وہ بیسٹ ہے اور مختلف ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ان تینوں کے دلوں میں اس کے لیے احترام ابھر آیا تھا۔ ویٹ ہے مجھے اس پل کا بہت شدت سے، وہ خود سے بڑبڑا کر بریف کیس سے کچھ کپڑے نکال کر واش روم میں تبدیل کرنے چلی گئی۔ ابھی وہ فریش ہو کر بیٹھی ہی تھی، اس کی توجہ دروازے پر ہوتی دستک نے کھینچی۔ ایجنٹ 23 نے تمہیں بلوایا ہے، تم اس ٹیم میں نیو ہو، وہ اس سلسلے میں تم سے کچھ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کوریڈور سے مڑ کر جو سیکنڈ روم ہے وہ اس کا آفس ہے۔ دانیال انفارم کر کے چلا گیا تو وہ اپنے لب چبا کر کچھ دیر وہاں ہی کھڑی رہی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر آفس کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے پر 2 دفعہ دستک دے کر وہ اندر داخل ہو گئی، مگر وہاں آفس چیئر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی کوئی اسے اپنی پشت سے اپنی باہوں کے حصار میں بھر گیا۔ جانی پہچانی خوشبو محسوس کر کے وہ اپنی چیخ کو روکنے کے لیے اپنے لبوں کو دانتوں کے نیچے دبا گئی، پھر اس نے زور سے اس کے سینے پر اپنی کوہنی ماری، جس کی وجہ سے اس کی گرفت معمولی سی ہلکی پڑی، تو وہ اسی کا فائدہ اٹھا کر اپنی بیک پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے سینے پر رکھ کر اسے دروازے کے ساتھ ہی لگا گئی۔ او واو میری جنگلی شیرنی، وہ ہاتھوں کو سرنڈر کرتے ہوئے پسٹل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تو اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ جو آپ کر رہے تھے وہ انتہائی نان پروفیشنل ہے، وہ اپنی ڈارک براؤن آنکھوں سے اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ میں تو بس چیک کر رہا تھا تم کتنی حاضر دماغ ہو، وہ اس کے چہرے کی جانب جھکتا ہوا بولا تو ایجنٹ 15 نے اس کے سینے پر پسٹل کا پریشر بڑھایا۔ اپنی حد میں رہ کر بات کریں، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تھوڑا نیچے کی جانب جھکنے لگا تاکہ اپنا پسٹل نکال سکے، مگر وہ اس کی سوچ کو پڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا گئی اور چیلنجنگ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تھا چیف کو یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے، تمہارے ساتھ میں صرف بہکوں گا اور کچھ نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔
फिर बगैर उसे समझने का मौका दिए उसके पिस्टल वाले हाथ को पकड़कर घुमाया तो उसकी पुश्त उसके सीने से लगी, जबकि वो दूसरे हाथ से अपनी पिस्टल निकालकर उसकी कनपट्टी पर रख गया। तुमने सब सीखा लेकिन ये नहीं सीखा कि इमोशनली किसी के झांसे में नहीं आते। देखो तुम्हारी मामूली गलती से तुम्हें कहाँ से कहाँ ले आई है। वो उसके कान में सरगोशी नुमा बोला तो उसकी सांसों की तपिश अपनी गर्दन पर महसूस करके वो तड़प उठी। हसाम, वो उसके सीने से अपने सर की पुश्त को लगाते हुए इंतहाई प्यार से बोली। वो कहकर उसके कान की लू को चूम गया तो हीर ने फुर्ती से पलटकर वापिस से पिस्टल उसके दिल पर रख दिया। कसम से अब कोई गुस्ताखी की तो ये गोली तुम्हारे दिल में उतार दूंगी, वो लाल गुलाबी पड़ती संजीदगी से बोली। कसम से, वो कहकर अपने हाथ में मौजूद पिस्टल की नोक से उसके चेहरे को सहलाने लगा। ऑफ कोर्स आपको शर्म आनी चाहिए, ये जगह प्रोफेशनली वर्क करने की है और आप ये सब, वो उसे घूरते हुए बोली जबकि उसका दिल जोरों शोर से धड़कने लगा। ओके फिर मुझसे बीच पर मिलो, यहाँ से 1 घंटे का सफर है, मैं तुम्हारा वही इंतजार कर रहा हूँ। अब तुम जा सकती हो, वो कहकर उसके चेहरे से पिस्टल हटा गया। मुझे ऑर्डर्स लेने की आदत नहीं, वो पथरीले लहजे में बोली। तो मेरी जान डाल लो, यहाँ इस मिशन में मैं ही तुम्हारी टीम का इंचार्ज हूँ, मिस वाइल्ड एजेंट 15, वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो उसे घूर कर रह गई। 58 मिनट्स हो गए हैं, लगता है तुमने मुझे इतना मिस नहीं किया जितना मैं करता आया हूँ, वो संजीदगी से बोला। तो वो एक नज़र उसे देखकर अपनी पिस्टल वापस अपनी जेब में डालकर वहां से चली गई। और हाँ प्लीज रेड लिबास पहनना। इससे पहले वो निकल जाती उसने नई फरमाइश की तो वो उसे घूर कर वहां से चली गई। जब वो बीच पर पहुंची तो पर्दों का एक छोटा सा कॉटेज बना देखकर उसकी सांसें थमी, जबकि हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जबकि हथेलियां नम होने लगीं। तभी उसकी निगाह हिसाम पर पड़ी जो कि इस कॉटेज से बाहर निकला था। वो इस चांदनी रात में इतना प्यारा लग रहा था कि हीर सांस रोके उसे देखने लगी। जब इन दोनों की निगाह आपस में टकराई तो इन दोनों के लिए आसपास की दुनिया रुक गई। हीर भागते हुए जाकर उसके सीने से जा लगी, जो वो हंसते हुए उसे जमीन से ही ऊपर उठा गया। आई मिस यू सो मच, आई मिस यू सो मच, मुझे यकीन नहीं हो रहा फाइनली तुम मेरी बाहों में हो, मैंने तुम्हें इतना महसूस कर सकता हूँ। वो उसे जमीन पर वापस खड़ा करके उसको वापस अपने सीने में भींचते हुए बेसब्री से कहने लगा। हसाम, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है, बहुत ज्यादा। ये 2 साल मेरे लिए भी बहुत मुश्किल थे, बहुत ज्यादा। ऐसा कोई लम्हा नहीं जब तुम याद नहीं आए। वो जो अब दुनिया के लिए बहुत मजबूत बन चुकी थी, उसका हसार मिलते ही वापस से कमजोर पड़कर कहते हुए रो पड़ी थी। प्लीज रोना नहीं, तुम तो अब मेरी जंगली शेरनी हो, एजेंट 15, वह फखर से कहते हुए उसके चेहरे से आंसू चुनने लगा तो वह नम आंखों से मुस्कुरा दी। वैसे पाकिस्तान ही क्यों चुना, वो उसका हाथ पकड़कर कॉटेज के अंदर ले जाता हुआ बोला। पहली वजह क्योंकि तुम पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट हो, और दूसरी वजह मैंने पाकिस्तान में अपनी जिंदगी के 22 साल गुजारे हैं। तुम जानते हो वैसे तो हम लोग वर्ल्ड वाइड लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी पहचान अपने मुल्क से भी बनाना चाहती हूँ, जैसा कि तुमने बनाई है। मैं कुछ स्पेशल यहाँ से करना चाहती थी और ऐसा करने से हम दोनों एक दूसरे के साथ और ज्यादा रह सकते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता कहने के बाद उसकी थोड़ी पर अपने लब रख गई। वैसे तो हाजिक सबसे अच्छा पाकिस्तानी स्नाइपर और एजेंट है, उसका कोड क्या है, वो अपने जहन में उभरता सवाल पूछने लगी, क्योंकि उसने ये 2 साल सबसे कट ऑफ होकर गुजारे थे। हाजिक का 67 है, वो उसके सरापे को अपनी निगाहों में बसाते हुए बोला, जो रेड फ्रॉक में काफी खूबसूरत लग रही थी। हसाम, तुमने कहा था जब हमारी अगली मुलाकात हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा रेड लफ्ज किस चीज को नुमाया करता है। हसाम ने जब जमीन पर बिछे व्हाइट कपड़े पर बैठकर हीर को खींचकर अपनी गोद में बिठाया तो वो उसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू हमाइल करते हुए पूछने लगी, बताऊं क्या मायनी है। वो उसके बालों में अपना चेहरा छुपाकर उसकी खुशबू से अपनी सांसों को महकाने लगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से वो इस खुशबू को मिस करता आया था। लेकिन हीर के लिए वो उससे दूर था ताकि वो अपने पैरों पर अच्छे से खड़ी हो सके और अपने बाबा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सके। हीर के हर मिशन की कामयाबी पर उसने उसे तहाइफ और मुबारकबाद भेजी थी। वो उससे दूर जरूर था लेकिन उसकी हर खुशी और गम का हिस्सा था। उसकी इतनी कुर्बत हीर के लिए जानलेवा थी, मगर फिर भी वो अपनी धड़कनों को काबू करते हुए बोलने लगी। रेड कलर निशानी है मोहब्बत की, उसने कहकर हसाम के माथे पर अपने लब रखे। इश्क की, उसने कहकर उसके गाल को सहलाया। दुश्मनी की,
یہ کہتے ہوئے ہیر کے لہجے میں سرد مہری آئی تو حسام نے نرمی سے اس کے گال کو سہلایا تاکہ وہ ریلیکس رہے۔ خطرے کی وہ اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، پاور مطلب سب کچھ قابو کرنے کی۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے بولی تو حسام کے بھی لب مسکرائے۔ پیشنس، یہ واحد رنگ ہے جس میں جنونیت ہی ہے، وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی تو حسام نے نیچے کی جانب جھک کر اس کے ہونٹوں کے کناروں کو ہلکا سا اپنے لبوں سے چھوا۔ غصے کی وہ اس کی گستاخی پر بلش کرتی ہوئی اسے گھور کر بولی، لگتا ہے بہت ریسرچ کی ہے۔ حسام نے اس کے چہرے سے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جاتے وقت ایک یہی کام تو تم کہہ کر آ گئے تھے مجھ سے، اس لیے ہر کام سے پہلے اس رنگ کو سوچا ہے، اس کے اندر چھپے معنوں کو ڈھونڈا ہے۔ اتنی تابع داری، وہ آئی برو چکا کر بولا جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ اچھی بیویاں تابع دار ہی ہوتی ہیں، وہ اس کے سینے پر پنچ مارتے ہوئے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ویسے بھی ان 2 سالوں میں صرف تمہاری باتیں ہی تو تھیں میرے پاس، انہی کے سہارے تو جیا ہے میں نے۔ پل میں اس کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ ہیر پلیز مرو مت، میں آئندہ تمہارے کھڑوس باپ کی بات، خبردار جو تم نے میرے بابا کو کچھ کہا۔ وہ بھیگے لہجے میں اسے گھورتے ہوئے بولی، ہائے یہ پاپا کی پریوں والے روب، وہ شوخ لہجے میں بولا تو ہیر نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ حسام، اس نے اسے وارن کیا تو وہ اسے کمر سے پکڑ کر خود کے سینے میں چھپا گیا۔ اچھا کیا بتا رہی تھی ریڈ کلر کے بارے میں؟ وہ اس کی توجہ وہاں سے ہٹاتا ہوا بولا۔ حسام، تمہاری ٹیم بتا رہی تھی تمہیں اپنے دشمنوں سے ریڈ عشق ہے، اور مجھ سے کون سا ہے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم سے بھی ریڈ عشق ہی ہے، دونوں سے ایک جیسا، اس نے پوچھتے ہوئے آئی برو چکایا۔ نہیں میری جان، تمہارے والے ریڈ میں دیوانگی، پاگل پن، قربانی، رومانس اور محبت شامل ہے، جبکہ دشمنوں کے لیے اس میں دشمنی، خطرہ، غصہ، پاور، انرجی اور بھوک شامل ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ بھوک؟ ہیر نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ ہاں، دشمنوں کو نگلنے یا ان کا خاتمہ کرنے کی بھوک۔ مجھے بھی اس دنیا کے درندوں سے ریڈ عشق ہے حسام، میرا بھی دل کرتا ہے ان ظالموں کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دوں۔ اس کے بتانے پر وہ بھی جوشیلے لہجے میں بولی، میری جان اب تو تمہارے پاس عہدہ ایجنٹ 15 اور رائلز کا خطاب بھی ہے، دونوں کو استعمال کر کے اپنے ملک اور دنیا کی مٹی کو دشمنوں سے پاک کرو، اور ہاں پلیز اپنی جان کی لازمی حفاظت کرنا کیونکہ کوئی ان کے سہارے جی رہا ہے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ سیم ٹو یو مسٹر ایجنٹ 23۔ حسام کچھ کہنے کی بجائے اس کی گردن پر جھکا اور وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ حسام سٹاپ، ابھی میری رخصتی نہیں ہوئی، وہ بوکھلاتے ہوئے اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی تو وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ یا یہ رخصتی ضروری ہے کیا؟ وہ پاؤٹ بنا کر پوچھنے لگا۔ جی بس 10 دن کی ہی تو بات ہے، ٹھیک 10ویں دن بابا نے تمہیں رخصتی کا بولا ہوا ہے، پھر تم مجھے میرے گھر والوں کی مرضی سے لے جانا۔ وہ معصومیت سے بولی تو حسام اسے گھور کر رہ گیا۔ ہاں تمہارے گھر والے، مطلب میرے 2 سسر اور 1 ساس۔ وہ جہاں زیب ہیر کے اصلی باپ اور اس کے اڈاپٹڈ پیرنٹس آئمہ اور وہاج کا حوالہ دیتا ہوا بولا، جو کہ اس کے پھپھا پھوپھو تھے۔ ہاں تو میں خوش قسمت ہوں، میرے پاس 2 بابا اور 1 ماں ہے، وہ اتراتے ہوئے بولی۔ بے شک اسے اس کے اصل بابا مل گئے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا وہ اپنے اڈاپٹڈ ماں باپ کو بھول جاتی جنہوں نے اسے اتنی محبتوں سے نوازا تھا۔ اس نے کچھ ہی وقت کے بعد سب رشتوں کو فارمل ناموں کی بجائے اصل رشتوں سے بلانا شروع کر دیا تھا، جیسے وہاج کو بابا، یاور، عفان اور وجدان کو چاچو وغیرہ۔ بے شک وہ تو تم ہو، ویسے حاذق بہت سر کھا رہا ہے میرا۔ ان لوگوں نے مینشن کو ابھی سے دلہن کی طرح سجانا شروع کر دیا ہوا ہے، کیوں نہ سجائیں، ان کے 2 بیٹوں کی شادی ہے، ہیر نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ ہیر اور حسام کے ساتھ ہی اشال اور حاذق کی شادی کی بھی تاریخ فکس کر دی گئی تھی۔ مجھے بے صبری سے انتظار ہے کب 10 دن کے اندر اندر یہ مشن مکمل ہو اور پھر میں تمہیں تمہارے پیرنٹس کی رضامندی سے اپنے گھر لے کر جاؤں، پورے حقوق کے ساتھ، سرتا پاؤں تمہیں اپنا بناؤں۔ وہ معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بلش کرنے لگی۔ 10 دن ہی تو بات ہے حسام، اور یہ 10 دن کسی ٹارچر سے کم نہیں ہے، اوپر سے دیکھو تم اتنے قریب ہو۔ وہ اس کے رخسار کو اپنے لبوں سے چھو کر بولا تو وہ سٹ پٹا کر اس کی گود سے اٹھ کر دور ہوئی۔ زیادہ فری نہ ہوں ابھی، چپ کر کے میرے ساتھ پہلے یہ مشن مکمل کریں، ویسے آپ کی ٹیم کے ممبر اچھے ہیں۔ ہیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا کر ابتسام، اسرار، دانیال اور ذیشان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ہاں وہ بیسٹ ہیں، ٹیم سے زیادہ فیملی ہیں،
जब उन्हें पता चलेगा एजेंट 15 उनकी भाभी है, तो उन लोगों की शक्लें देखने लायक होंगी। वो उसका हाथ पकड़कर खाने की टेबल की जानिब ले जाता हुआ बोला, जहां उसने अपने हाथों से हीर के लिए खाना बनाया हुआ था। लेकिन कि हम उन्हें अभी नहीं बता रहे, अभी 10 दिन हम लोगों को प्रोफेशनली काम करना होगा, पर्सनल लाइफ सब भूल भाल कर। वो नरमी से बोली तो हसाम ने इस बात में सर हिलाया। ऑफ कोर्स यार, हमारी शादी पर उन्हें पता चलेगा या मिशन के इख्तिताम पर। डोंट वरी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करता। वो एकदम संजीदा हुआ। हाँ, वो तो मैंने देखा आज। हीर ने बिरयानी प्लेट में डालकर उसे तंग करते हुए कहा, 2 साल बाद तुम्हें देख रहा था, इतनी जुदाई पर मिलने पर तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। मैं तो फिर मामूली सा इंसान हूँ, वो नवाला मुंह में डालता हुआ बोला। इंशाल्लाह आइंदा ये जुदाई कभी हिस्से में नहीं आएगी, वो पुख्ता लहजे में बोली। कभी नहीं, आइंदा ऐसा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा हीर। 2 साल पहले एक बाप की मोहब्बत के सामने हार गया था, आइंदा कभी नहीं, समझ रही हो ना? उसने उसे यकीन लेना चाहा। हाँ हसाम, ये दिन कभी नहीं आएगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। तुम नहीं जानते मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना एक मजीद पल भी। ये जुदाई इसलिए थी ताकि तुम हमेशा साथ रहो। तुम्हारे बगैर मैंने जिंदगी को गुजारा है, तुम्हारे साथ मैं इसे जीती हूँ। आई लव यू सो मच। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आई लव यू टू, बम बोला। वो कुर्सी से उठकर जाकर उसकी आंखों को बारी बारी चूमते हुए बोला, ये लो कुछ तुम्हारे लिए है। हसाम ने उसके सामने एक चिट बढ़ाई तो उसके ऊपर 2 फोन नंबर और 2 ही एड्रेसेस लिखे हुए थे। ये क्या है, वो ना समझी से पूछने लगी। तुम्हारी दोस्तों के नंबर और एड्रेसेस जो पाकिस्तान में छूट गई थी। तुम उन दोनों को हमारी शादी पर बुलवाना। जहां तक मुझे उनके बारे में खबर है, माशाल्लाह वो दोनों ही मैरिड हैं। हसाम के कहने पर हीर की आंखें भीगने लगी। तुम्हें कैसे पता? मैंने इनसे अब तक राब्ता नहीं किया, मेरे अपने सोर्सेज हैं। वो शौक लहजे में बोला तो हीर ने उसके सीने पर पंच मारा, तो वो उसे बाहों में उठाकर कॉटेज से बाहर ले गया, जहां ठंडी हवा इन दोनों के वजूद से टकराई। आई लव यू सो मच हसाम, आई लव यू सो मच। तुम मुझे जीने के लिए ऐसे ज़रूरी हो जैसे जिंदा रहने के लिए सांसें। वो उसके सर के साथ अपना सर लगाती हुई मोहब्बत भरे लहजे में बोली, तुम भी हीर मेरे लिए किसी ड्रग से कम नहीं हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी, चाहे कोई भी उतार चढ़ाव आए, हम दोनों इसका हमेशा साथ साथ मुकाबला करेंगे। वो जुनूनियत से बोला। प्रॉमिस? उसने उसके सामने अपनी हथेली फैलाई। प्रॉमिस मेरी बम बोला।